सिद्धांत ने पीछे पलटकर देखा, अरमान को देखा। एसी चलने के बाद भी पूरी शर्ट पसीने से तरबतर थी, चेहरा लाल पड़ गया था। बंधे हुए होने की वजह से वो छटपटा रहा था। सिद्धांत ने वॉचमैन की मदद से अंदर ले आया उसे। तुलसी भी खामोशी से पीछे चली आई। कुछ ही देर में डॉक्टर भी चले आए। अरमान की हालत देखकर तो वो समझ चुके थे कि उसे ड्रग दिया गया है, वो भी हाई डोज। लेकिन ड्रग के बारे में जानकारी ना होने की वजह से उन्होंने सिद्धांत की तरफ देखकर कहा, अगर ड्रग्स के बारे में कुछ भी पता होता तो मैं कुछ कर पाता, लेकिन अब नहीं पता कि तो हम उसकी ऐसी हालत में उसे कोई भी मेडिसिन नहीं दे सकते। देखकर ही कहा जा सकता है कि डोज बहुत ज्यादा मात्रा में दिया गया है और ऐसे हैवी ड्रग की वजह से जान जाने का खतरा भी हो सकता है। हम ब्लड सैंपल लेकर ड्रग्स का पता तो लगा सकते हैं, लेकिन इसमें काफी वक्त लग जाएगा और इस वक्त वो हो भी नहीं पाएगा। डॉक्टर अरमान का ख्याल रखने का कहकर वहां से चले गए। सिद्धांत ने अरमान के दोनों पैर और हाथों को बेड पर बांध दिया था, क्योंकि इस वक्त वो बिल्कुल किसी जंगली जानवर की तरह बिहेव कर रहा था। दरवाजे पर खड़ी तुलसी की आंखें भर आई थीं उसे ऐसे देखकर, तो वहीं सिद्धांत की आंखों में भी आंसू आ गए थे। सिद्धांत ने तुलसी की तरफ देखा कि कबर्ड से अपने फ्रेश लोअर और टी शर्ट निकाल कर उसे देते हुए अपने पीछे आने के लिए कहा। फिर साइड वाले रूम को खोलते हुए कहा, चेंज कर लो, कपड़े लूज हैं लेकिन कंफर्टेबल लगेगा। तुलसी ने जवाब में सिर्फ सिर हिला दिया। तो सिद्धांत ने उसे एक नज़र देखा और वापस अरमान के पास लौट आया। कमरे में घुसते ही अचानक से हिमेश की याद आई और उसने सिर पकड़ लिया। उसने तुरंत ही फोन निकाला और कृतिका को लगा दिया। पुल के पास बैठकर सिगरेट पीते हुए रूही को अरमान का ख्याल आया और वो झट से उठ खड़ी हुई। पूरे पार्टी हॉल में उसे अरमान कहीं नहीं मिला। इधर कृतिका को अब तक अरमान को ढूंढने में लगी हुई थी। उसका फोन रिंग हुआ। सिद्धांत की कॉल देखकर उसने पहले आसपास निगाहें दौड़ाई कि शायद सिद्धांत यहीं कहीं हो, लेकिन सिद्धांत उसे कहीं नजर नहीं आया। उसने कॉल रिसीव कर कहा, इतना भी क्या अर्जेंट है जो एक ही जगह होकर भी कॉल कर रहा है? मैं पार्टी में नहीं हूँ। वो अरमान की तबीयत थोड़ी खराब लग रही थी, इसलिए उसे लेकर घर आ गया। सिद्धांत ने कहा, वाट, क्या हुआ अरमान को? वो मुझे बाहर मिला था, तभी मुझे वो कुछ ठीक नहीं लगा। तुम रुको, मैं आती हूँ तुम लोगों के पास, कृतिका ने परेशान होकर कहा। अरमान के साथ मैं हूँ, उसकी फिक्र मत करो। लेकिन जय, वो अकेला है, उसे पता नहीं कैसे ड्रिंक कर ली उसने। तुम प्लीज उसे किसी क्लासमेट की हेल्प से लेकर घर छोड़ देना और प्लीज उसे अकेले मत छोड़ना, सिद्धांत ने कहा। तो कृतिका ने हाँ कहकर कॉल कट कर दी। सिद्धांत ने अरमान की तरफ देखा। एसी एसी की वजह से वह सो चुका था। सिद्धांत ने अब उसके हाथ और पैर खोल दिए थे। अपने आप को आजाद करने के चक्कर में उसके हाथों में निशान पड़ गए थे। सिद्धांत को अरमान की हालत देखकर बहुत बुरा लग रहा था। तुम इस हद तक भी गिर जाओगी, ये मैंने कभी नहीं सोचा था रूही। तुमने अपने पागलपन के चक्कर में अरमान की जान तक खतरे में डाल दी। आज अगर तुलसी की जगह कोई और लड़की होती तो जाने क्या अनर्थ हो जाता। तुलसी बहुत स्ट्रांग है, फाइटर है, वो अपने लिए लड़ सकती है। लेकिन उसकी जगह कोई और लड़की होती तो पहले पहले मुझे लगता था कि तुम अरमान से बहुत ज्यादा प्यार करती हो, इसलिए उसके लिए पजेसिव हो जाती हो। लेकिन नहीं, मैं गलत था। तुम प्यार नहीं करती अरमान से। ये प्यार नहीं है रूही, ये पागलपन है, सिद्धांत ने अरमान को देखते हुए बड़बड़ाते हुए कहा। तुलसी जब वॉशरूम गई तो मुंह धोते हुए उसने मिरर में देखा, तो उसकी नजरें भी अपनी गर्दन पर उभरे दांतों के निशान पर पड़ी और अचानक ही उसे अरमान की वो छुअन अपने ऊपर महसूस होने लगी, जैसे वो अब भी उसके करीब हो। उसने महसूस किया कि अरमान की छुअन से उसे किसी भी तरह की घिन महसूस नहीं हुई, लेकिन उसका ऐसा करना भी उसे पसंद नहीं आया। अरमान को लेकर वो कुछ महसूस नहीं करती थी, लेकिन ये भी सच था कि अरमान जब तक उसके दिमाग पर हावी हो जाया करता था। उसने अपना सर झटका और उस निशान पर नजर जाते ही उसने झट से अपने बालों को आगे की तरफ करते हुए उस निशान को ढक लिया। तुलसी चेंज करके बाहर आई तो उसने जानवी को मैसेज करके अपनी पार्टी से निकलने के बारे में बता दिया था। वो रूम बंद करके सिद्धांत के रूम के पास आई, तभी सिद्धांत की नज़र उस पर पड़ी और उसने तुलसी को अंदर आने का इशारा किया। तुलसी ने एक नज़र बेड पर सोए अरमान को देखा, फिर सिद्धांत के पास सोफे पर जाकर बैठ गई। तुम ठीक तो हो ना? सिद्धांत ने तुलसी को देखते हुए पूछा। तुलसी ने जवाब दिया। तुलसी, आई एम सॉरी। मैं दादा, प्लीज आप सॉरी मत कहिए, आपकी कोई गलती नहीं है। ना ही मैं मिस्टर सीनियर को दोष दूंगी, क्योंकि वो तो अपने सेंस में ही नहीं थे। अगर होश में रहकर ऐसी हरकत करते तो आप भी जानते हो मैं इनके साथ क्या करती। तुलसी ने सिद्धांत की बात काटकर कहा। तुलसी को नॉर्मल बात करते देख सिद्धांत को अच्छा लगा। कुछ खाने के लिए ऑर्डर कर दूं तुम्हारे लिए? पार्टी में भी कुछ खा नहीं पाई, सिद्धांत ने पूछा। नहीं, कुछ नहीं खाना है, लेकिन हाँ, चाय पीनी है। अगर आप किचन दिखा दें तो मैं खुद ही बना लूंगी, तुलसी ने कहा। सिद्धांत ने उसे किचन का रास्ता बताया और अपने लिए भी चाय बनाने को कहा। तुलसी चली गई। तुलसी किचन में आई तो देखा किचन काफी बड़ा और मॉड्यूलर था। उसने फ्रिज खोला तो दूध मिल गया और सामने भी अदरक भी।
स्लैब पर ही शक्कर और चाय पत्ती मिल गई। उसे कुछ ढूंढना नहीं पड़ा। चाय बनाकर वो रूम में ले आई। चाय पीने के बाद सिद्धांत ने कबर्ड में से एक एल्बम निकाला और उसे थमाते हुए कहा, इसमें कमल अंकल की, मॉम की, नानू की और मेरे साथ कुछ तस्वीरें हैं। तुलसी ने अपने बाबा के बारे में जैसे ही सुना, झट से एल्बम खोलकर देखने लगी। पहली ही तस्वीर में उसके बाबा किसी पार्टी में गिटार बजाते हुए दिख रहे थे। तुलसी ने मुस्कुराते हुए उस तस्वीर पर हाथ फेरा, फिर आगे तस्वीरें देखने लगी। एक तस्वीर में वो एक बच्चे को केक खिलाते हुए नजर आ रहे थे और उसी तस्वीर में एक खूबसूरत सी लेडी मुस्कुराते हुए उन्हीं की तरफ देख रही थी। ये आप और आपकी मॉम होंगी, है ना? तुलसी ने पूछा तो सिद्धांत ने हाँ मैं गर्दन हिलाई। तुलसी ने एक के बाद एक तस्वीर देख रही थी और अपने बाबा की हर तस्वीर देखकर उसकी मुस्कान और भी गहरी होती जा रही थी। तो वहीं सिद्धांत की आंखें नम होती जा रही थी। तुलसी ने जैसे ही कुछ कहने के लिए उसकी तरफ देखा, सिद्धांत ने झट से अपनी नम आंखों को साफ कर लिया। आप रो रहे हैं? क्या आपको लगता है कि आपको इस तरह कमज़ोर पड़ते देख आपकी मॉम और नाना जी खुश होंगे? आप खुश रहेंगे तो ही वो जहाँ हैं वहाँ आपको देखकर खुश होंगे। तुलसी ने कहा तो सिद्धांत ने हल्के से मुस्कुरा दिया हल्के से। सिद्धांत तुलसी को अब अरमान हिमेश और उसकी दोस्ती के किस्से सुनाने लगा। सिद्धांत ने एक घड़ी की तरफ देखा तो तुलसी को जाकर सोने के लिए कहा। तुलसी दूसरे रूम में जाकर सो गई तो सिद्धांत भी सोफे पर लेट गया। काफी देर तक ढूंढने के बाद भी रूही को अरमान नहीं मिला तो उसका दिमाग खराब हो गया। वो सीधे अपनी गाड़ी में बैठकर नाइट क्लब चली गई। इधर कृतिका भी जैसे तैसे करके हिमेश को घर लेकर गई, फिर उसे छोड़कर अपने घर चली गई। सुबह अरमान की आंख खुली तो सामने सोफे पर सोए सिद्धांत पर उसकी नजरें गईं। उसने पूरे रूम में अपनी निगाहें दौड़ाईं। उसने खुद को सिद्धांत के रूम में पाया। वो हैरान था ही, लेकिन कुछ भी याद नहीं था कि वो यहाँ क्यों है और कैसे आया। उसने अपने आप को देखा। वो उठकर सीधे वॉशरूम गया और नहाकर ही बाहर निकला। उसने सिद्धांत के कपड़े पहने और रूम से बाहर निकला तो तुलसी से टकरा गया। रूम से बाहर निकलते ही अरमान तुलसी से टकरा गया। अरमान को अपने सामने देखते ही तुलसी की आंखों के सामने रात का सारा दृश्य घूम गया। तो वहीं अरमान तुलसी को देख हैरान था। उसे कल रात की कुछ कुछ चीजें ही याद थीं। वो तुलसी से बात करने उसके पीछे गार्डन तो गया था, लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। उसने सोच में डूबा देख उसे तुलसी उसकी बगल से निकलने लगी तो अरमान ने उसकी बाह पकड़कर उसे वापस अपने सामने लाकर कहा, मिस जूनी। उसने कहा ही था कि तुलसी ने अपनी बाह की तरफ देखा तो अरमान ने उसकी बाह छोड़ते हुए कहा, उस दिन के लिए आई एम रियली सॉरी। आई नो उस बात को बहुत वक्त गुजर गया, लेकिन मुझे कभी मौका ही नहीं मिला। फिर कल रात भी मैं माफ़ी मांगने आया था, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे कुछ याद ही नहीं है। ठीक है, आपने माफ़ी मांग ली, मैंने आपको माफ़ कर दिया। अब आप अपने रास्ते और मैं अपने। तुलसी ने कहा। मैं प्यार करता हूँ तुमसे, अरमान ने कहा। हाँ तो करिए, मैं कोई नहीं होती हूँ आपकी फीलिंग्स को रोकने वाली। लेकिन प्लीज़ मुझसे उम्मीद मत लगाइए, क्योंकि मैं जब टूटती हूँ तो बहुत तकलीफ होती है। तुलसी ने उसकी आंखों में देखकर कहा, क्या मैं इस लायक भी नहीं हूँ कि तुम मुझे एक मौका दो अपना प्यार साबित करने का? अरमान ने कहा। उसकी आंखें नम हो चुकी थी तुलसी के इस सख्त रवैये को देखकर। वो प्यार ही क्या जिसे साबित करने की जरूरत पड़े? तुलसी ने फीकी सी मुस्कुराहट देकर कहा और उसकी बगल से निकलकर सिद्धांत के रूम के अंदर आ गई। अरमान वहां से निकलकर लॉन में निकल गया। तुलसी अंदर पहुंची तो सिद्धांत उसे सामने ही मिल गया। दादा, अगर आपको कुछ काम ना हो तो प्लीज मुझे घर छोड़ देंगे? तुलसी ने रिक्वेस्ट की। पागल लड़की, भाई हूँ तुम्हारा तो तुम्हें रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, तुम बस ऑर्डर दो। सिद्धांत ने तुलसी के सिर पर हल्के से चपत लगाकर कहा तो तुलसी मुस्कुरा दी। तुलसी रूम से बाहर निकल गई, जबकि सिद्धांत ने बेड के साइड टेबल पर रखा अरमान का फोन लिया और बाहर आ गया। बाहर लॉन में अरमान घास पर आंख बंद किए हुए लेटा था। सिद्धांत ने तुलसी को कार में बैठने को कहा, फिर खुद अरमान के पास चला आया। तबीयत ठीक है? कैसा फील हो रहा है? सिद्धांत ने पूछा। अरमान उठकर बैठते हुए बोला, ठीक हूँ, लेकिन कल हुआ क्या था? मैं यहाँ कैसे आया? मुझे कुछ याद क्यों नहीं है? इतना मत सोचो, सब ठीक है। मैं तुलसी को छोड़कर आता हूँ, तुम कहीं जाना मत और फोन पास में रखना। सिद्धांत ने कहा तो अरमान ने फोन लेते हुए तुलसी की तरफ देखा, जो कार से टेक लगाकर खड़ी दूसरी तरफ देख रही थी। थोड़ा वक्त दो उसे। अगर वो तुम्हारे लिए फीलिंग्स नहीं रखती तो इस बात को नेगेटिव में मत लेना। प्यार कमाने का सोचना, हासिल करने का नहीं। सिद्धांत ने अरमान का कंधा थपथपा कर कहा और फिर तुलसी की तरफ देख मन ही मन कहा, कोई फीलिंग्स नहीं है ये कहना भी अभी गलत होगा। कुछ तो उसके दिल में भी है, तभी तो इतनी आसानी से सब समझ गई। इतना गलत हो जाने के बाद भी उसने कोई एक्शन नहीं लिया। तुम्हें तकलीफ में देखकर उसकी आंखें भी भीग गईं। क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? अरमान ने उसे सोच में पड़े हुए देखकर पूछा। नहीं, बस सोच रहा हूँ कि तुमने आज तक एक मच्छर भी नहीं मारा। दादा, कॉलेज के लिए लेट हो जाएगा, तुलसी ने कहा तो सिद्धांत के ने अरमान से कहा निकलने के लिए कहा। मैं आता हूँ। अरमान ने कहा तो सिद्धांत उठकर चला गया। अरमान बुरा नहीं
तुलसी का सिचुएशन को समझता था, हर बार गलत नज़र आ जाता था। वो बहुत सीधा-साधा और दिल का साफ लड़का है, हमेशा दिल से सोचता है। हो सके तो एक बार उसके बारे में ज़रूर सोचना, सिद्धांत ने तुलसी से कहा। दादा, सोचने जैसा कुछ नहीं है, तुलसी ने कहा। तो सिद्धांत ने फिर कुछ नहीं कहा। सिद्धांत ने तुलसी को घर छोड़ा और वापस आ गया। रात को रूही घर नहीं लौटी तो मिस्टर अग्रवाल सुबह सवेरे टहलते हुए उसकी के इंतजार में थे कि उनके फ़ोन में एक प्राइवेट नंबर से एमएमएस आया। रूही ने अपना काम कर दिया सोचकर खुश होते हुए उन्होंने उसे खोलकर देखा, लेकिन अगले ही पल उनके चेहरे के भाव बदले और गुस्से में उन्होंने फ़ोन को ज़मीन पर दे मारा। कैंटीन में आज कृतिका अकेली ही बैठी थी। सिद्धांत और अरमान वहां चले आए। जय कहाँ है? सिद्धांत ने कृतिका को अकेले देखकर पूछा। ऑन द वे है, कृतिका ने अरमान की तरफ देखकर कहा। सिद्धांत को उसी समय एनजीओ से कॉल आया और वो बात करते हुए बाहर निकल गया। तुम उस फ्रेशर मतलब तुलसी के सच में प्यार करते हो? कृतिका ने अरमान की तरफ देखकर पूछा। तुम्हें क्या लगता है मैं मन बहला रहा हूँ? अरमान ने उसके बात सुनकर गुस्सा आया, लेकिन अपने गुस्से को दबाते हुए उसने कहा, तुम गलत मतलब निकाल रहे हो अरमान। मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि प्यार किसी से और शादी किसी और से, इससे अच्छा तो ये नहीं होगा कि तुम उससे शादी करो जो तुमसे प्यार करे, कृतिका ने कहा। तुम्हारा मतलब रूही है, राइट? अरमान ने पूछा। तब तक सिद्धांत भी आकर वहां बैठ गया। मैं बताना तो नहीं चाहती थी, लेकिन तुम दोस्त हो मेरे, तो अब छिपाऊंगी भी नहीं, कृतिका ने कहा और अपने फोन से कुछ सेंड कर अरमान को फोन देखने के लिए कहा और उठकर चली गई। अरमान ने अपना फोन देखा। कृतिका ने उसे एक एमएमएस भेजा था। अरमान ने उसे खोला तो उसमें रूही किसी लड़के के साथ बेड पर थी। सिद्धांत ने उसके हाथ से फोन ले लिया और उस एमएमएस को डिलीट कर दिया। ये लड़की ऐसी भी होगी, मैंने सोचा नहीं था। अब या तो तुम अंकल को सीधे से मना कर दो या फिर मैं उस लड़की का कच्चा चिट्ठा खोलता हूँ, सिद्धांत ने गुस्से से कहा। डैड नहीं सुनेंगे यार, मुझे तुलसी से शादी करनी है, रूही से नहीं, अरमान ने कहा। और मुझे नहीं लगता कि तुलसी कभी भी मानेगी, सिद्धांत ने कहा। अब वो माने या ना माने, मैं उसे उठा कर ले जाऊंगा शादी के लिए, अरमान ने कहा। बहुत अच्छे, पिछली बार की धोबी पछाड़ भूल गए तुम शायद। अपनी हड्डियां सलामत चाहते हो तो सर पर ठंडा पानी डालो, 10 बार सोचो जो तुमने कहा है, फिर कोई डिसीजन लेना। अभी चलो, लेक्चर में सो जाएगा, सिद्धांत ने कहा। रूही घर पहुंची तो सामने ही मिस्टर अग्रवाल दिख गए। वो उन्हें इग्नोर करते हुए सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई तो मिस्टर अग्रवाल ने एक जलती सी निगाह उस पर डाली। रूही तेज तेज कदमों से सीढ़ियां चढ़ गई, लेकिन ऊपर से दूसरी सीढ़ी पर ही वो स्लिप हुई। लेकिन मिस्टर अग्रवाल ने उसे थाम लिया। अचानक पैर स्लिप होने और गिरने के डर से रूही की तो आंखें ही बंद हो गईं, सांस ही अटक गई। उसने मिस्टर अग्रवाल की तरफ देखा जो अब भी गुस्से से भरी लाल आंखों से उसे घूर रहे थे। रूही ने जल्दी ही अपना आप को संभाल लिया था, लेकिन मिस्टर अग्रवाल ने उसे बालों से पकड़कर नीचे की तरफ धकेला। रूही ने भी कसकर उनकी बाह पकड़ रखी थी। डैड प्लीज मत कीजिए ऐसा। डैड मेरी कोई गलती नहीं है, रूही ने कहा, लेकिन मिस्टर अग्रवाल ने उसका सिर जोर से रेलिंग पर दे मारा। रूही का सिर भन्ना गया और वो वहीं बेहोश होकर गिरते हुए लुढ़कते हुए नीचे जा गिरी। मिस्टर अग्रवाल घर से बाहर निकल गए, जबकि घर के नौकरों ने डॉक्टर को फोन करके बुलाया और रूही को उसके कमरे में पहुंचा दिया। कुछ दिन फिर गुजर गए। हाल ही में मिस्टर राणा ने करोड़ों की डील साइन की थी और उसी की खुशी में वो पूरी फैमिली के साथ सिद्धिविनायक जा रहे थे। अरमान ने सिद्धांत और हमें हिमेश को भी बुला लिया था। अरमान चाहता था कि वो तुलसी को भी लेकर आए, जिससे वो उसे भाभी से मिलवा सके, तो सिद्धांत तुलसी और उसकी फैमिली को भी घूमने के बहाने से अपने साथ ले आया। अरमान और उसकी फैमिली मंदिर पहुंच गए थे। सिद्धांत भी तुलसी और उसकी फैमिली के साथ पहुंच गया था। तुलसी अरमान को देखकर हैरान थी, जबकि अरमान के होंठों पर मुस्कुराहट खेल रही थी। सबने साथ ही पूजा की। अरमान तुलसी के बगल में आ खड़ा हुआ और उसके दुपट्टे को अपनी उंगली में लपेट लिया। पंडित जी ने सबको तिलक किया तो अरमान ने अपनी 2 उंगलियों में सिंदूर लिया और तुलसी को अपनी तरफ घुमाकर कहा, पंडित जी कब तक तिलक लगाएंगे? लाओ मैं लगा देता हूँ, उसने कहते हुए अपनी रिंग फिंगर के दोनों भौं के बीच रखकर मिडिल फिंगर से उसकी मांग को छुआ। वो तुलसी को देखकर फिर मुस्कुराया, लेकिन तुलसी को कुछ समझ नहीं आया। दर्शन पूजा होने के बाद सब मंदिर की परिक्रमा करने लगे। अरमान ने एक साथ परिक्रमा की, तुलसी का दुपट्टा थामे पूरी कर ली। तुलसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर परिक्रमा करने में उसे कोई बुराई भी नहीं नजर नहीं आ रही थी। बाकी सब देख रहे थे और दोनों को देख देख कर सब समझ भी रहे थे। आई ने रोकने की कोशिश की, लेकिन सिद्धांत ने रोक लिया। आशना और अक्षय भी हैरान थे कि मिस्टर राणा सब देखने के बाद भी इतने शांत क्यों हैं। तो वहीं अपर्णा जी का जी जल रहा था। आप उसे रोक क्यों नहीं रहे हैं? आप भूल गए क्या अरमान और रूही का रिश्ता पहले से तय है? अपर्णा जी ने धीमी आवाज में लेकिन गुस्से भरे लहजे में कहा। मेरा बेटा बड़ा हो गया है, एक बाप होकर मुझे कोई ऐतराज नहीं है, तो तुम तो बाहर वाली हो, तुम्हारा तो कोई लेना देना ही नहीं है, मिस्टर राणा ने बहुत ही शांत लहजे में कहा। परिक्रमा पूरी कर दोनों साथ में बप्पा के सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए तो पंडित जी ने दोनों के माथे पर हाथ रखा। खुद सदा खुश रहो, सदा सुहागन रहो का आशीर्वाद दिया। तो तुलसी हैरानी से आंखें बड़ी करके
पहले पंडित जी को फिर अरमान को देखने लगी। सिद्धांत के कहने पर आई रुक तो गई थी, लेकिन उनके चेहरे पर हाव भाव बता रहे थे कि उन्हें ये पसंद नहीं आया था। आता भी कैसे? तुलसी उनकी बेटी है और उसकी पूरी जिंदगी का सवाल था। आई को परेशान देख सिद्धांत उन्हें लेकर मंदिर की सीढ़ियों की तरफ आया और उन्हें बैठने का कहकर खुद भी नीचे वाली सीढ़ी पर बैठ गया। आई जानता हूँ आपके मन में कई सारे सवाल होंगे, तुलसी के लिए फिक्र होगी, लेकिन मेरा यकीन करें, तुलसी अरमान के साथ बहुत खुश रहेगी। आप तो मुझसे भी बेहतर जानती हैं तुलसी को। आज तक उसने कभी अपने लिए कुछ नहीं किया, कभी अपने मन की नहीं की और फिर भी कभी शिकायत नहीं की। सिद्धांत ने कहा तो आई की आंखें भर आईं। उनके सामने तुलसी का बचपन से लेकर अब तक का सफर किसी फिल्म की तरह गुजर गया। सही तो कहा सिद्धांत ने, तुलसी ने कभी कोई शिकायत नहीं की, कोई जिद नहीं की। अपने लिए कपड़े भी तब खरीदे जब आई और रूही ने उसे खरीदने के लिए कहा, लेकिन फिर भी वो तभी खरीदती जब बहुत ज्यादा जरूरत हो और पैसे बचे हों। आई, सिद्धांत ने कहा तो वो अपनी सोच से बाहर निकली। उसने कहा, अरमान मेरा बचपन का दोस्त है, मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ, तुलसी से प्यार करता है और कहीं ना कहीं तुलसी के दिल में भी एक खास जगह है उसके लिए। लेकिन आप जानती हैं वो कभी कहेगी नहीं, कभी मानेगी भी नहीं। उसे खुद से ज्यादा अपनों की फिक्र है, आपकी और रूही की फिक्र है। आई, हमारी तुलसी खुश रहेगी उसके साथ, आप भी तो उसे खुश देखना चाहती हैं ना? सिद्धांत ने कहा तो आई ने हाँ में सिर हिला दिया। उसने आगे कहा, तो फिर तुलसी और मेरी खुशी के लिए आज से आप और प्रियू मेरे साथ रहेंगी। आई ने अपने आंसू साफ कर ना में सिर हिलाया तो सिद्धांत ने कहा, अगर आप मेरे साथ नहीं आई तो मुझे लगेगा कि आपने मुझे कभी बेटा माना ही नहीं। मैं हमेशा ही अकेला था और अकेला ही मर जाऊंगा। थप्पड़ लगाऊंगी अगर कुछ भी उल्टा सीधा बोला तो, आई ने उसके गाल पर हल्के से मारते हुए कहा तो सिद्धांत मुस्कुराकर बोला, नहीं बोलूंगा, लेकिन एक शर्त पर कि आप मेरे साथ ही रहेंगी हमेशा। आपको मेरी कसम है, अब आप इनकार नहीं कर सकती। सिद्धांत ने कहा तो आई ने सिर हिला दिया। इधर पुजारी जी की बात सुनकर तुलसी ने हैरानी से पहले पुजारी जी की तरफ देखा, फिर अरमान की तरफ देखा तो अरमान ने अपना हाथ ऊपर कर दिया। उसकी उंगली में अपना दुपट्टा का कोना लपेटे देख तुलसी को परिक्रमा याद आई और उससे भी पहले उसे तिलक करना। तुलसी ने फौरन ही अपनी उंगली से अपनी मांग को छुआ और देखा तो उसकी उंगलियों में सिंदूर लगा हुआ था। तुलसी ने गुस्से में अपनी मुट्ठी बांधी, जिसे देख अरमान को अंदाजा हो गया था कि अब क्या होने वाला है। इससे पहले कि तुलसी अपना काम करती, अरमान ने तुलसी को घुमाते हुए कहा, मिसेज राणा, हमारी पूरी फैमिली यहीं खड़ी है। अपनी आई और बहन को देखो, दोनों कैसे खुश नजर आ रही हैं तुम्हें मेरे साथ शादी जैसे पवित्र बंधन में बंधे देखकर। क्या तुम नहीं चाहती कि वो दोनों हमेशा ऐसे ही खुश रहें? तुलसी ने एक नज़र सामने देखा जहां दोनों फैमिलीज खड़ी थी, उन्हें की तरफ देख रही थी। तुलसी ने अब फिर अरमान की तरफ देखा तो अरमान ने मुस्कुरा दिया, जबकि तुलसी ने दांत पीसते हुए धीमी आवाज में कहा, आपकी इस हरकत के लिए मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, बिल्कुल मत छोड़ना। आखिर मैं भी तो यही चाहता हूँ कि तुम मुझे कभी ना छोड़ो। अरमान ने मुस्कुरा कर कहा, मैं आपका मुंह तोड़ दूंगी। तुलसी ने गुस्से से कहा, अगर तुम्हें ऐसा करके खुशी मिले तो आई एम रेडी। अरमान ने कहा, ये शादी नहीं धोखा है, और आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे? तुलसी अभी कह ही रही थी कि अरमान ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। तुलसी ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की तो अरमान ने कहा, ये हाथ अब इस जन्म में तो छूटने से रहा मिसेज राणा। और अरमान ने जानबूझकर मिसेज राणा शब्द पर जोर डाला। चलो ये सब तो हम अपने बेडरूम में भी कर लेंगे, अभी फैमिली का आशीर्वाद ले लेते हैं। तुम्हें ना सही, लेकिन मुझे तो सख्त जरूरत है इनकी ब्लेसिंग्स की, अरमान ने कहा और उसका हाथ थामे आगे बढ़ा तो तुलसी को भी उसके साथ चलना पड़ा। डैड, आई नो आप इस शादी से खुश नहीं होंगे, आई नो कि आप सिर्फ रूही को मेरे साथ देखना चाहते थे, लेकिन डैड, मैं सिर्फ तुलसी को चाहता हूँ और उससे बेटर लाइफ पार्टनर मेरे लिए कोई नहीं हो सकती। रूही तो बिल्कुल भी नहीं, अरमान ने कहा और झुककर उनके पैर छू लिए। तो आई का इशारा पाकर तुलसी ने भी उनके पैर छू लिए। मिस्टर राणा ने दोनों के सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया तो अरमान झट से उनके गले लग गया। मिस्टर राणा ने भी उसे कसकर सीने से लगा लिया। उनकी आंखें नम हो चली थीं। अपर्णा जी बाप बेटे का ये प्यार देखकर अंदर ही अंदर सुलग रही थीं। अरमान अब तुलसी को लेकर आई के सामने आया और हाथ जोड़कर सिर झुकाकर बोला, माफ कर दीजिए, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। आपकी बेटी सीधे तरीके से मानती भी तो नहीं है, हमेशा धमकी देती है, मुंह तोड़ दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, बस इसीलिए मुझे ये सब करना पड़ा। अरमान ने कहा तो तुलसी की भुआं से कुड़ गईं। उसने आंखें छोटी करके उसे घूरा। तुलसी, आई ने तुलसी को अरमान की तरफ घूरते हुए टोका तो तुलसी ने उनकी तरफ देखा। क्या क्या है बेटा ये सब? ऐसे कौन बात करता है? और अब जो तुम्हारे पति हैं, तुम्हें मान सम्मान तुम दोगी तभी खुद मान सम्मान पा सकोगी। और मेरी प्रियो की जरा भी फिक्र मत करना, सिद्धांत है वो हमारा ख्याल रखने के लिए, और अब तो उसने हमें कसम दी है हम उसके साथ ही रहें। तो आई ने कहा तो तुलसी उनके गले लग गई और बोली, प्लीज आई, ऐसा नहीं कहते, अब मुझसे ज्यादा हक दामाद जी और उनके परिवार का है तुम पर। आई ने अपने आंसुओं को अपने पल्लू से पोंछ लिया। तुलसी ने भी अपनी नम हुई पलकों को साफ करके कहा, रोकर अपनी तबीयत खराब मत कर लेना, और मेरे ऊपर सबसे पहला हक मेरी आई का था और हमेशा ही रहेगा। किसी को मानना है तो माने, वरना भाड़ में जाए। तुलसी ने अरमान की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा,
अरमान ने उसकी बात पर बुरा सा मुंह बनाकर कहा, ये कभी प्यार से बात करेगी या बस आंखें दिखाकर और कूट पिटाई करके ही काम चलाएगी? सिद्धांत की हंसी निकल गई ये सुनकर। तुलसी सिद्धांत के पास आई और उसके बगल में खड़े अरमान की तरफ देखते हुए पूछा, क्या आप भी इसमें शामिल थे? नहीं, अगर मुझे पता होता तो मैं तुमसे नहीं छुपाता, सिद्धांत ने कहा। तो तुलसी ने एक बार फिर तुलसी ने अरमान को घूर कर देखा। अरमान तुरंत ही वहां से अक्षय और आसना के पास चला आया। कब से चल रहा था ये सब और बताया क्यों नहीं मुझे? अक्षय ने हल्की नाराजगी जाहिर करके पूछा। मैंने आपसे कई बार कहा था कि मुझे रूही से शादी नहीं करनी, लेकिन आप माने ही नहीं। फिर मैंने सोचा कहने से कुछ नहीं होने वाला, अब जो करना है करके ही दिखाऊंगा। और मैं जिससे प्यार करता हूँ आज वो मेरी है, अरमान ने खुश होकर कहा। तुम तो खुश हो ये दिख रहा है, लेकिन उसके चेहरे से ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, अक्षय ने तुलसी की तरफ देखकर कहा। आप अपनी वकीलीगिरी छोड़िए और इनकी खुशी में खुश होइए और ये सोचिए कि रूही से पीछा छूटा इनका भी और हमारा भी, आशना ने कहा। ये भी सही है, लेकिन डैड इतनी आसानी से खामोशी से कैसे मान गए? ये बात मेरे गले से उतर नहीं रही है। अक्षय ने फिर अपना वकीलों वाला दिमाग लगाया। भैया अब बस आप सिर्फ ये सोचिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है, अरमान ने कहा। तुलसी ज्यादा मत सोचो, अरमान बहुत अच्छा है, उसे समझने की कोशिश करना और इस रिश्ते को अपना लेना। तुम खुश रहोगी तो आई भी निश्चिंत रहेंगी तुम्हारी तरफ से, बाकी तो मैं हूं ही उनका ख्याल रखने के लिए, सिद्धांत ने तुलसी से कहा। दादा थैंक यू, तुलसी ने कहा। तो सिद्धांत ने उसका सिर सहलाकर कहा, थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए तुलसी, मैं तो अकेला ही था, तुम्हारी वजह से मुझे भी आई का प्यार मिला और रूही जैसी प्यारी सी बहन और तुम्हारे जैसी 2 बहनें मिली। अब इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, बस इस थैंक यू के बदले एक वादा करो कि हमेशा अरमान का साथ दोगी, हमेशा उसके साथ खड़ी रहोगी। तुम गुस्सा हो और तुम अपनी जगह बिल्कुल सही भी हो, लेकिन इस गुस्से को बढ़ावा मत देना। आज तक सबके लिए किया, अब अपने बारे में सोचो, अपने दिल की सुनो, तुम्हारा दिल क्या चाहता है वो सुनो। दिल कभी झूठ नहीं कहता, ना ही गलत सुझाव देता है। तुलसी ने बस सिर हिला दिया और रूही के पास चली आई, जो आंखों में आंसू लिए मुंह फुलाए खड़ी थी। तुलसी ने जाकर उसे गले से लगा लिया। दीदी हम लोगों को भूल तो नहीं जाओगी ना? रितु ने रोनी आवाज में कहा। पागल लड़की, अपनों को कोई भूलता है क्या? मैं रोज मिलने आया करूंगी, अब से आई और तुम दादा के साथ रहोगी तो उन्हें ज्यादा तंग नहीं करना, ठीक है? तुलसी ने कहा। आई मिस यू, रितु ने फिर रोते हुए कहा। मिस यू टू, ख्याल रखना अपना भी और आई और दादा का भी। रितु ने सिर हिलाकर कहा। तो तुलसी ने उसके आंसू साफ करते हुए कहा, स्ट्रांग बनो, रोने वालों को दुनिया कमजोर समझ लेती है। अपनी कमियां किसी के सामने नहीं आने देना, वरना दुनिया उसका गलत फायदा उठाकर आपका इस्तेमाल करने लगती है। रितु मुस्कुरा दी तो तुलसी ने मुस्कुराकर उसके माथे को चूम लिया। मिस्टर राणा ये सब देखकर सुनकर मुस्कुरा दिए। उन्होंने आई से बात करी और सबके साथ घर के लिए निकल गए। सिद्धांत भी आई और ऋतु को लेकर घर के लिए निकल गया। सब लोग घर पहुंच गए थे। आशना ने तुलसी और अरमान को दरवाजे पर ही रुकने के लिए कहा और खुद घर के मंदिर में जाकर आरती की थाल सजाई। कलश में चावल भरे, उसने चौखट पर फूल बिखेरे, चावल का कलश रखा और उसके आगे आलते से भरी थाली। किचन में जाकर उसने हल्दी भिगाई और थाल लेकर बाहर चली आई और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बता रही थी कि वो कितनी खुश है तुलसी के आने से। अपने दोनों हाथों को हल्दी में भिगाकर अपने हाथों की छाप दोनों दीवारों पर लगा दो, आशना ने कहा। तो तुलसी कुछ देर उसे देखती रही। आशना ने भौहें उठाकर इशारा किया तो तुलसी ने उसके बताए अनुसार हाथों की छाप दीवार पर लगा दी। बार फिर मंदिर में गई और आरती की थाल लेकर आई। अपर्णा जी उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। आशना बेटा, इस घर की बड़ी बहू होने के नाते सारे रिचुअल्स तुम्हें ही करने हैं, जाओ आरती उतार कर गृह प्रवेश करवाओ दोनों का, बहुत देर हो गई है बाहर खड़े होकर, मिस्टर राणा ने कहा। तो आशना ने अपर्णा जी को जीभ चढ़ाई और फिर बड़ी ही सी मुस्कुराहट लिए अरमान और तुलसी के सामने आकर खड़ी हो गई। दोनों को तिलक लगाकर उसने आरती उतारी और तुलसी को सीधे पैर से कलश को अंदर की तरफ पुश करने को कहा। तुलसी ने वैसा ही किया और फिर आलते की थाल में पैर रंग कर वो आशना के पीछे मंदिर तक चली आई। अरमान भी वहां चला आया। दोनों ने मंदिर में माथा टेका। उसके बाद सबसे पहले मिस्टर राणा के पैर छुए। उन्होंने तुलसी के हाथ में लिफाफा थमाते हुए कहा, शादी चाहे जैसी भी हुई हो, लेकिन हुई तो है और अब से तुम भी इस घर का हिस्सा हो, इस घर की बहू हो। अरमान अक्षय और आशना की तरफ बढ़ गया, जबकि तुलसी अपर्णा जी के सामने झुकने ही वाली थी कि अरमान ने उसे कंधों को थामा और सीधा करते हुए कहा, झुको उसी के आगे जिससे तुम कुछ अच्छा ग्रहण कर पाओ। अरमान की बात पर अपर्णा जी ने उसे खा जाने वाली निगाहों से देखा, लेकिन कुछ नहीं कह पाई। दोनों अक्षय और आशना के पास पहुंचे तो अक्षय ने आशना को और आशना ने तुलसी को गले से लगा लिया। कुछ देर बाद अरमान तुलसी को लेकर अपने रूम में चला आया, जहां उसने तुलसी के वेलकम की तैयारी की हुई थी। उसने जैसे ही रूम खोला, तुलसी ने हैरानी से अरमान की तरफ देखा। पूरा रूम गुलाब की पंखुड़ियों और रेड गोल्डन बलून से भरा हुआ था।
तुम चाहो तो मुझे बहुत प्यार से थैंक यू कह सकती हो, मैं बुरा नहीं मानूंगा, अरमान ने कहा तो तुलसी ने घूर कर उसकी तरफ देखा। ओह, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें गोद में उठाकर रूम में ले चलूं? नॉट बैड, अरमान ने जैसे ही कहा तुलसी तुरंत रूम के अंदर चली गई। अरमान ने राहत भरी सांस ली। तुलसी ने पूरे रूम में एक नज़र घुमाई। एक किंग साइज बेड, 2 चेयर, एक टी टेबल और कबर्ड। क्या हुआ, रूम पसंद नहीं आया क्या मिसेज राणा? अरमान ने पीछे से आकर तुलसी के कान में फुसफुसाकर कहा तो तुलसी ने उसे अपने इतने करीब पाकर एक कोहनी उसके पेट में जड़ दी और अरमान आंखें फाड़े पेट पकड़कर चिल्लाते हुए बेड पर घुटने मोड़कर लेट गया। यार, नया नया पति बना हूं तुम्हारा, थोड़ा तो लिहाज करो, अरमान ने पेट पकड़कर ही कहा। और आपने जो किया वो क्या सही था? बिना मुझसे पूछे धोखे से शादी करना, वो सही था? मैं क्या चाहती हूँ ये जानना आपने जरूरी नहीं समझा क्या? ये सही था। तुलसी गुस्से से उसकी तरफ गई तो अरमान जल्दी से बेड के दूसरी तरफ कूदते हुए बोला, नहीं मेरी फूलन देवी, कुछ भी सही नहीं था, लेकिन हमारी शादी हो गई है और वो गलत नहीं है। तुलसी दूसरी तरफ से घूमकर उसकी तरफ गई तो वो वापस बेड पर चढ़ गया। अरे यार, आई एम सॉरी, देखो मैंने शादी तुम्हारी मर्जी जाने बिना कर ली, बट आई प्रॉमिस मैं तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हें टच नहीं करूंगा, ना ही तुम्हारे क्लोज आऊंगा। फाइन, लेकिन एक और बात, तुम्हें मेरे साथ बेड तो शेयर करना ही पड़ेगा। तुलसी ने फिर उसे घूरा तो उसने कहा, मुझे अपनी लिमिट पता है, तुम बेफिक्र रहो, कबर्ड में तुम्हारे लिए कुछ कपड़े रखे हैं, जो ठीक लगे पहन लेना। वो क्या है ना कि अभी तुम नई नई दुल्हन बनी हो तो, अरमान फ्लो में बोलता चला गया, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र तुलसी पर पड़ी तो उसने मुस्कुरान कर कान पकड़ लिए और फिर मुंह पर उंगली रख ली। उसकी मासूमियत देख तुलसी मुंह फेर कर मुस्कुराई। फिर उसने तुरंत ही कहा, अगर आप चाहते हैं तो मैं आपके साथ आपके रूम में रहूं या ये घर छोड़कर ना जाऊं तो आपको भी मेरी शर्तें माननी पड़ेंगी। मंजूर है तो बोलिए, वरना ये रूम अब सिर्फ मेरा नहीं तुम्हारा भी है, तो अब से ये रूम हमारा हुआ, बाकी जो भी है मुझे सब मंजूर है। और एक और बात, रूम में चाहे तो मुझसे लड़ो झगड़ो, बात ना करो, लेकिन फैमिली के सामने तुम्हें अच्छे से पेश आना पड़ेगा। अब बताओ क्या शर्तें हैं तुम्हारी? अरमान ने अपनी बात कहकर पूछा। नहीं, और कुछ नहीं रह गया है तो, और कुछ रह गया हो तो कह लीजिए, तुलसी ने ताना मारते हुए कहा। हाँ, शादी हुई है तो फीलिंग भी तो लेने दो शादी वाली, कहकर वो सीधे वॉशरूम भाग गया, जबकि तुलसी ने चेयर से कुशन उठाकर फेंक ही दिया था उसके ऊपर। ये तुमने अच्छा नहीं किया रघुवेंद्र, अब तुम देखना अग्रवाल कैसे तुम्हें तुम्हारे उस वकील बेटे को जेल की चक्की पिसवाएगा, और मैंने तुम्हारे पूरे परिवार को सड़क पर भीख मांगने को मजबूर न कर दिया तो मेरा नाम भी अपर्णा नहीं। अपर्णा जी ने कहा और वहां से अपने रूम की तरफ चले गई। मिस्टर राणा जानते थे कि अपर्णा जी कोई ना कोई खुराफात जरूर करेंगे, इसलिए उन्होंने घर के लैंडलाइन बंद करवा दिए और अपर्णा जी का फोन भी पानी भरे जग में गिरा दिया, जिससे वो मिस्टर अग्रवाल से अभी फिलहाल तो कांटेक्ट ना ही कर पाए। उन्होंने अपर्णा जी के कमरे में जाते ही बाहर से लॉक लगा दिया और घर के हेल्पर्स को उनकी निगरानी रखने के लिए कहा। अपर्णा जी उस वक्त वॉशरूम गई हुई थी। वापस आते ही पहले उन्होंने अपना फोन ढूंढकर मिस्टर मल्होत्रा को अग्रवाल को कॉल करना चाहा, लेकिन पर्स तो पूरे रूम में कहीं नहीं मिला। उन्होंने अब रूम का डोर खोलना चाहा, लेकिन जब काफी मशक्कत और चिल्ला चौंट के बाद भी डोर ओपन नहीं हुआ तो वो गुस्से में बड़बड़ाते हुए यहाँ वहाँ चहलकदमी करने लगी। मिस्टर राणा और अक्षय ऑफिस के लिए निकल गए। अरमान के रूम का डोर नॉक हुआ तो तुलसी ने पहले वॉशरूम की तरफ देखा, फिर खुद जाकर डोर खोल दिया। सामने मुस्कुराती हुई आशना खड़ी थी और उसके पीछे एक लड़की थी और साथ में एक हाउस हेल्पर जिसने नाश्ते की ट्रॉली पकड़ रखी थी। आशना ने नाश्ता रूम में रखने को कहा तो हेल्पर ने ट्रॉली का नाश्ता टेबल पर रखा और वहां से चला गया। आज तुम्हारा पहला दिन था, मुझे लगा सबके साथ तुम कंफर्ट फील ना कर पाओ शायद, इसलिए नीचे नहीं बुलाया। फिर सबके साथ घुलने मिलने में तुम्हें वक्त लगेगा, इसलिए ब्रेकफास्ट रूम में लाने के लिए कह दिया। और हाँ, ये मेरी डिजाइनर है अदिति, इसे मैंने ही बुलाया है, तुम देख लो अभी के लिए कुछ, और कुछ फिर अपने हिसाब के कपड़े डिजाइन करवा लेना। आशना ने कहा तो तुलसी ने कहा, लेकिन मैं ये कैसे ले सकती हूँ, फिर मेरे पास अपने कपड़े हैं, मैं जाकर ले लूंगी। क्यों नहीं ले सकती, हक है तुम्हारा, और हमारे यहाँ शादी के बाद लड़कियां अपने पुराने कपड़े नहीं पहनती, मुझे भी नहीं पहनने दिए गए थे, आशना ने कहा। तो तुलसी ने फिर कुछ नहीं कहा। आशना ने उसके लिए कुछ सूट्स और साड़ियां सेलेक्ट किए और उनमें से एक जो सबसे खूबसूरत सेट था वो तुलसी को देकर चेंज करने को कहा और उसे चेंजिंग रूम दिखाकर वहां से चली गई। तुलसी के चेंजिंग रूम जाते ही अरमान वॉशरूम से बाहर आया। कुछ ही देर में चेंजिंग रूम का दरवाजा खुला और तुलसी बाहर निकली और अरमान की निगाहें उधर ही उठ गईं। सुर्ख मेहरून रंग का फ्रॉक सूट में तुलसी को देखकर वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। तुलसी ने जब अरमान को एकटक अपलक अपनी तरफ देखते पाया तो उसने उसके सामने जाकर चुटकी बजाई और अरमान एकदम से हड़बड़ा उठा।